मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बेसिक्स ऑफ द टूरिज्म कॉन्सेप्ट, तो इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, पेपर होने वाला आपके सामने। आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। काफ़ी बच्चे परेशान है सर इससे संबंधित क्या पढ़ के जाएँ क्या नहीं पढ़ के जाएँ, तो बस आप इस वीडियो को देख लेना, इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। पहले यूनिट का पहला प्रश्न है, टूरिज्म इज कंसिडर्ड ए सिस्टम बिकॉज। पर्यटन को एक प्रणाली क्यों माना जाता है? तो पर्यटन एक प्रणाली की तरह क्यों कार्य करता है भाई? मतलब हर चीज़ एक व्यवस्थित तरीके से क्यों होती है? क्योंकि इसमें लोग आपस में जुड़े होते हैं। अब अच्छा क्यों जुड़े होते हैं? आप एक बात देखो, आप कहीं घूमने के लिए गए, मतलब आप गांव पास वाले गांव में गए तो चलो कोई बात नहीं, चलो मान लो अब मेले लग रहे हैं तो मेले में आप घूमने के लिए गए, तो आप वहाँ पर जाओगे तो पहली बात किसी साधन से जाओगे, किसी मतलब बाइक वगैरह या फिर बस वगैरह में जाओगे, तो मतलब आपका सारा परिवार जाना चाहता है तो क्या करोगे? क्या तो आपके पास घर में गाड़ी होगी या फिर गाड़ी लोगे, तो क्या हो जाएगा? गाड़ी अगर आपने किराए पर ली तो पहला वो घटक जुड़ गया, एक एक व्यक्ति को क्या मिला? मजदूरी मिल गई, मतलब मजदूरी मिल गई। फिर आप क्या पहुँचे? मेले के अंदर पहुँचे। मेले में पहुँचे, आपने क्या किया? दर्शन किया, वहाँ पर कुछ चढ़ावा चढ़ाया आपकी श्रद्धा के अनुसार, तो आपने कुछ पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट किया। अब वो पैसा भी उस मंदिर के डेवलपमेंट में या वहाँ के लोगों के डेवलपमेंट में लगेगा, तो वो जुड़ते चले गए। अब समझो आप ऐसे में फिर आप मेले में आए, तो ऐसे तो नहीं है इंसान आ जाएगा तब वहाँ पर क्या करेगा? कुछ खरीदारी नहीं करेगा, तो क्या करेगा? आप वहाँ के सारी चीज़ों कुछ खरीदारी भी करके लेके आओगे, तो कितने लोगों को इस चीज़ से रोजगार में मिलेगा। तो हर चीज़ है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। और अगर बाहर कहीं जाते हो तो एक गाइड भी लेकर जाते हो भाई, वो आपको बताता रहता है कि ये चीज़ यहाँ पर थी, ये चीज़ यहाँ पर थी, ये चीज़ यहाँ पर थी। तो ये फर्क होता है। जो टूरिज्म है उसको एक प्रणाली की तरह इसलिए माना जाता है क्योंकि एक घटक उसमें सभी जुड़े होते हैं। अगले वाला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज्म। तो निम्नलिखित में से कौन सी पर्यटन की विशेषता नहीं होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ट्रांसफरेबिलिटी, स्थानांतरणता है वो कोई भी टूरिज्म की भाग नहीं होता है। अगले वाला क्या है, पर्यटन क्या होता है? तो पर्यटन क्या होता है एक प्रकार से, इसका सही आंसर होगा ए सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री मतलब मीन्स एक ऐसा उद्योग जहाँ पर आप अपनी जो सेवाओं देते हैं उस आधार पे। क्यों? कोई गाड़ी की सेवा दे रहा है, कोई गाइड की सेवा देगा, कोई आपको वहाँ पर आप जाओगे, वहाँ पर आपको चीज़ें प्रदान करेगा। तो एक सेवा प्रदान आधारित जो उद्योग होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको आपको टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, वन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज्म इज। पर्यटन की एक प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो पर्यटन की एक प्रमुख विशेषता क्या होती है ना? टू कंज्यूमर मस्ट गो टू द प्रोडक्ट। उपभोक्ता को उत्पादक तक जाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उपभोक्ता है उसको उत्पादक तक जाना पड़ता है। मतलब जैसे आप है मेले में गई तो आप क्या थे? आप उपभोक्ता थे और आप खुद गए ना। उत्पाद क्या था? वहाँ का जो मेला है, वहाँ पर लगने वाली चीज़ें हैं, वहाँ पर जो देवता हैं जाके आप दर्शन करना चाहते हो, वहाँ तक आप खुद गए ना। तो इसी को क्या कहा जाता है? आपको टूरिज्म के नाम से, पर्यटन के नाम से जाना जाता है। तो क्या होता है? उपभोक्ता है वो खुद है उत्पाद तक जाता है। अगले वाला प्रश्न है, टूरिज्म इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाई। तो पर्यटन है वो अत्यधिक प्रभावित होता है। तो पर्यटन है वो अत्यधिक कैसे प्रभावित होता है? वेदर एंड सीजन से, मतलब ऋतुओं और मौसमों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। कौन? पर्यटन है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। क्यों? एक बात सोचो, कुल्लू मनाली जा रहे हो आप, है ना? सर्दियों के टाइम में कौन जाता है भाई? कैसे टाइम में जाओगे? ऐसे टाइम में जाओगे जहाँ पे मतलब बीच का सा मौसम हो, ना ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो। ज़्यादातर लोग जाते हैं गर्मी में। क्यों? गर्म मौसम होता है। अब जैसलमेर में लोग घूमने चल गा जून की गर्मी में, तो क्या जैसलमेर घूम लेगा? तो घूमो को नहीं। समझ में? जैसलमेर में आदमी कद घूम सके जब बीच को मौसम है, ठंडो मौसम है, रात ने बढ़िया आग जला के नृत्य चाल रहे हैं, इन बढ़िया माहौल बन रहे हैं। अहिया का टाइम पर जाओगा ना, जून की गर्मी में जाके क्या करोगा? यही बात है। तो पर्यटन किस चीज़ पर निर्भर करता है? मौसम और ऋतुओं पर निर्भर करता है। नॉर्थ ईस्ट घूमने जा रहे हो और बारिश का मौसम में चलेगा, उठे गया आया बेरपाटक गया तो घूमना बोलो नदी में भाई जी बहेगा। समझ में आ गई ना बात? तो यही है, टूरिज्म किस चीज़ पर निर्भर करता है? पर्यटन जो मौसम और ऋतुओं पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। अगले वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक कंपोनेंट ऑफ द टूरिज्म। निम्नलिखित में से पर्यटन का कोई सबसे मूल घटक कौन सा होता है? तो कोई भी वह बिजनेस हो को सबसे मूल घटक क्या है? ट्रांसपोर्ट, परिवहन है। अगर परिवहन है जति तो थे भाई घुमाई फ्राई करने जाओ हो। अब मैं थाना उदाहरण बताओ, थे थाल उठे के
मेला में गया तो मेला में कहाँ गया, यहाँ थोड़ी चला गया, मेला में जाने के लिए थे कि करियो कोई साधन तो करियो ना। तो इसी को क्या कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, प्रिवेंट कहा जाता है। भाई कठे घूमने के लिए कम कम जान आन जान को रास्ता तो होना ही चाहिए, समझ में आ गया ना। तो प्रिवेंट सबसे मुख्य घटक होता है। अच्छे से याद कर लेना, यहीं से प्रश्न आएंगे। विच कंपोनेंट प्रोवाइड द एकोमोडेशन टू द टूरिस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पर्यटकों को आवास प्रदान करता है, तो कौन सा करता है, हॉस्पिटेबिलिटी। तो हॉस्पिटेबिलिटी क्या होती है, जैसे आप कहीं पे गए तो मेले में गए, वहाँ पर देखो लाइन लगाने की एक अलग से व्यवस्था कर रखी थी, है ना। कोई भी व्यक्ति वो कोई भी गलत घटना हो जाए तो पुलिस वगैरह वहाँ पर खड़ी कर रखी थी, समझ में आ गया। जगह जगह पर बोर्ड लगा रखे थे, जगह जगह पर लोगों ने भंडारे लगा रखे थे, जाते हैं ना शाम जी के तो जगह जगह पे भंडारे लगे रहते हैं, है ना। और जगह जगह पर रुकने की व्यवस्था कर रखी थी। तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को हॉस्पिटेबिलिटी के नाम से जाना जाता है, आतिथ्य के नाम से माना जाता है, समझ में आ गया। ये जो क्या करते हैं, पर्यटन वगैरह का आवास प्रदान करने का करते हैं। अब ये जो आपकी कावड़ वगैरह का सीजन चला था, तो उस सीजन में जगह जगह लगा कर रखते हैं ना ये शेल्टर, भाई कहीं पर भी आके आप रुक सकते हो। अगले वाला प्रश्न, ए ट्रेवल एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो एक ट्रेवल एजेंसी किसके लिए जिम्मेदार होती है, बुकिंग एंड टूर यात्रा योजना के लिए। तो आपको पता है भाई कोई ट्रेवल एजेंसी है उसका काम क्या होगा, आपको यात्रा योजना देने का ही कार्य होगा उसका भी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, टूरिज्म प्रोडक्ट इज, पर्यटन उत्पाद होता है, तो पर्यटन में किस चीज़ का उत्पाद होता है, इसका सही आंसर क्या होगा, इंटेंजिबल एंड एक्सपीरियंस बेस्ड। तो मतलब अमूर्त और अनुभव आधारित चीज़ों का आपको क्या होता है, आपको जो प्रोडक्ट होता है, मतलब भाई थे घूमने जाओ, क्या ले जाओ, एक्सपीरियंस करने। कुल्लू मनाली घूमने गया, क्या ले गया, घूम तो बर्फ, तब सर्दियाँ में अपने भी ठंड तो पड़ेगी, ठंड थोड़ी लेना गया, घूमने कौन गया, बर्फ देखने गया, हाँ पहाड़ देखने गया, हाँ हिमालय की खूबसूरती देखने गया, और दूसरी भी कोई खूबसूरती था बढ़िया लागती हो बात देखने चल गया होगा, समझ में आ रहा है ना। तो क्यों, एक्सपीरियंस करने। इंसान टूरिज्म किस चीज़ के लिए करता है, जो आपका पर्यटन होता है वो किस लिए करता है, भाई एक्सपीरियंस करने थे भाई, उनको भाई घूमने गया, जिंदगी में थोड़ा बहुत अनुभव भी चाहिए, है ना। तो यही होता है, ये क्या होता है, अमूर्त होता है, इंटेंजिबल होता है, ऐसी चीज़ जो एक्सपीरियंस बेस पर चीज़ें होती हैं। अगला क्या होता है, टूरिज्म सर्विसेज और मोस्टली, पर्यटन की जो सेवाएं होते हैं वो प्रायतः किस चीज़ पर निर्भर करती हैं, अनुभव और गतिविधियों पर निर्भर करती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 की तरफ अपन। इसका पार्ट फर्स्ट मैंने पहले ऑलरेडी करा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, जाकर देख लेना वो वाला वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट द इंटरनेशनल टूरिज्म डिमांड, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मांग को कौन प्रभावित करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से कोई भी पर्यटन की मांग हो रही है उसको कौन प्रभावित करता है, वेदर एंड एक्सचेंज रेट, कौन, मौसम और मुद्रा दर। तो देखो ऐसी बातें हैं, आप कोई देश के अंदर गए, वहाँ पर बाढ़ आई हुई है, भूकंप आया हुआ है, तो क्या आप जाओगे या नहीं जाओगे, या फिर ऐसे समय घूमने जा रहे हो जहाँ पर वहाँ की परिस्थितियाँ अनुकूल ही नहीं है, समझ में आ गया, लद्दाख घूमने चले गए और चले गए सर्दी के मौसम में, पता चला लद्दाख पूछर वापस आने का रास्ता ही नहीं रहा, तो कहाँ से वापस आओगे। तो यही है, मौसम तो निर्भर करता है, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब एक्सचेंज रेट क्या होती है, अब थे चला गया कठे युगांडा, युगांडा कठे है साउथ अफ्रीका में, उठे पूछता है, बोले साहब मैं तो रुपया ले आया, उन्नाल बैंक बोले साहब मार तो रुपया में ट्रांजेक्शन ही कौन कर सका, तो क्या करूँगा, उनकी जो युगांडा की जो के है अपने जो करेंसी है बात चेंज करानी पड़ेगी, उठे तो भाई चलेगी, थाली थोड़ी चलेगी, रुपये थोड़ी चलो कौन चलाना, तो चेंज करानी पड़ेगी। अब चेंज कराने के लिए थे कि करोगा, उनका बैंक में जाओगा, और उठे बैंक में सुविधा ही उपलब्ध को नहीं ट्रांजेक्शन की, तो था के फायदो, अब थे तो गैडा नहीं गैडा बराबर होगा ना, है ना। ऐसे समझ लो अमेरिका में गए आप, और अमेरिका में आप क्या करोगे, रुपये को डॉलर में एक्सचेंज करोगे, अब वहाँ के बैंक मना कर दें, बोले साहब मैं तो ट्रांजेक्शन कराई को नहीं, को चेंज कराना था रुपया रुपया में कन्वर्ट, तो क्या करोगा, थे उठे को रुपया में थोड़ी चीज़ खरीद सको, कौन खरीद सको ना। तो इसी को क्या बोला जाता है, एक्सचेंज रेट के नाम से जाना जाता है। विच इज़ नॉट ए टूरिस्ट जनरेटिंग कंट्री, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन उत्पाद करने वाला देश नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें से, भूटान है, वो कोई भी एक प्रकार का पर्यटन उत्पन्न करने वाला देश नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्यों, क्योंकि भैया उरे का लोगन, भूटान का लोगन पर्यटन की जरूरत घट पड़ रही है। पहली बात तो जनसंख्या इतनी कम है, दूसरी बात आधी दुनिया जो भूटान की बाकट है पहाड़ा का बीच में, दूसरी बात
भूटान खुद एक અહીંયા को देश है जिनमें इतना ज़्यादा पिस्सा भी को नहीं। अच्छा एक और चीज़, पहाड़ा की खूबसूरती उठे इतनी जरूरत है कि हूँ ना पर्यटन की जरूरत को नहीं, पूरी दुनिया ने भूटान जाने की जरूरत है। समझ में आ गया ना। अब भाई कुल्लू मनाली वालों आदमी बोलियो, मैं बोलियो सर्दी एक्सपीरियंस करने के लिए बोलियो राजस्थान जा रहे हूँ, तो आदमी ना से आओगी कोई नहीं आप ही आओगी भाई, सर्दी के लिए क्या ले जा रहे हो, उसका कि वो डेजर्ट देखना जब अब बात अलग है, लेकिन सर्दी के लिए तो कोई नहीं होगा ना। तो भाई बात है, भूटान खुद एक बहुत खूबसूरत देश है, वहाँ के इतनी इकोनॉमी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और दूसरी बात पहाड़ों में बसा हुआ पूरा का पूरा देश है। तो इसमें से एक टूरिस्ट नहीं बनाने वाला देश भूटान है। बाकी जर्मनी, फ्रांस, साउथ राज्य अमेरिका तो हन का लोग पिस्सो भी है भैया, सीधी बात है पिस्सो हो भाई, एक्सपीरियंस करने जाए नहीं तो 2 रुपये रोटी कमान में लगे रहा हाथ में। अगले वाला पॉइंट है टूरिज्म डिमांड रेफर टू, पर्यटन की क्या मांग होती है, तो किस चीज़ की मांग होती है, विलिंगनेस टू ट्रेवल एंड स्पेंड, यात्रा करने और खर्च करने की इच्छा। तो भाई कोई भी इंसान कठे घूमने जा रहे हैं है ना, तो वो घूमने क्यों जा है, पहली बात तो गोद में 2 रुपया होना चाहिए, जेब में आपके पास पैसा होना चाहिए। अच्छा फिर आपको घूमने की इच्छा भी होनी चाहिए, बेमनो थोड़ी देर को बस में उठा के बैठाओ और घुमाने लेके जाओ, ऐ तो कोई नहीं उसका ना भाई थे मेला में गया, मेला में कच गया जैसा थारा सारा घर का को मन में हो कि मेला में घूम के आऊँगा जल्दी तो जाके है ना। तो इसी को क्या कहा जाता है, उसी को पर्यटन की मांग के नाम से जाना जाता है। विच इवेंट का नेगेटिवली इम्पैक्ट द इंटरनेशनल टूरिज्म, निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, तो कौन सी करती है, ग्लोबल पेंडेमिक्स, वैश्विक जो महामारियां हैं वो आपके सामने पर्यटन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। समझ में आ गई। अब महामारी आ गई, कोरोना टाइम में कौन कट्ठे घूमने गए, घूमना छोड़ो सामान लेना दुकान पर कौन गया आप, हाँ है ना, कौन जा पाए ना, क्यों, क्योंकि सरकार का नियम है का बनाया डा कि घर बाहर निकली तो चिट्ठी लेके खड़ा ये पुलिस वाला टकना तोड़ देता अपना। समझ में आ गई। तो यही होते हैं वैश्विक जो महामारी आ गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, प्राकृतिक आपदाएं आ गई, ये सब घटनाओं से हम क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पर कोई भी पर्यटन वगैरह है वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, वैश्विक महामारी के समय हमारे जो बिजनेस वगैरह हैं वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। इंटरनेशनल टूरिज्म टूरिस्ट कंट्रीब्यूट टू, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन किस में योगदान देते हैं, तो किस चीज़ में योगदान देते हैं, फॉरेन एक्सचेंज थिंग्स अर्निंग्स में, विदेशी मुद्रा आय कमाने में जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक है वो क्या करते हैं, वो आपको योगदान देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। मतलब अब मान लो अमेरिका को आदमी कोई भारत में आयो, समझ में आई, तो वो भारत में आओगे हैं तो आज को नहीं कि अमेरिका में रिप्यू, अमेरिका में डायरेक्ट रिप्यू ले आओगे ना, पहले वो भारत में आओगे और बाद में जो इंडिया को रिप्यू है मतलब डॉलर ले आके देगो और एक्सचेंज करा के क्या कराओगे, रिप्यू में कराओगे, तो डॉलर भारत में आ रहे हैं, समझ में आ रहे हो ना। तो भारत की जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ेगी, मतलब डॉलर की जो क्षमता है वह बढ़ेगी, और वो डॉलर की करांगा विदेश में जाके आप तेल खरीद के लेके आऊँगा, है ना, यही है। तो इसको क्या होता है, आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है वो भी आती है। दूसरी की दूसरी बात, भाई विदेश को आदमी आके अपने भारत के अंदर रुपये खर्च कर रहे हैं, तो आपने ना तो उत्पाद करना पड़े अपना कोई चीज़ को, ना अपना कोई खर्चो करना पड़े, यहाँ ही तो दूसरे देश को रुपये भारत मारे हैं, समझ में आ गया ना। અહીંયા समझ में नहीं होगी तो एक और उदाहरण बताऊँ, जहाँ एक तो मान लो था तारा घर का हर 100 रुपया दी, समझ में आ गई, तो और 100 रुपया के लिए क्या था, घर का को थोड़ा बहुत काम भी करके देना पड़े रहे, यहाँ हर थोड़ी रोड़ा भी सुनना पड़ी, सारा काम करना पड़ी ना। लेकिन अब की बार रक्षाबंधन ने थाली बाजी, अब की बार था टक दे 500 रुपये दे के चली गई, 500 रुपये दे के चली गई, तो क्यों गो बिना मेहनत करे थान क्यों है थारकन 500 रुपया आगा अब की बार। तो यही हुआ है इन एक्सचेंज रेट बोले जाए कि बाहर को कोई आदमी आवे और वो रुपया खर्च करे, तो इससे क्या होता है, डायरेक्ट थाने फायदा है। अगले वाला पॉइंट है वन मेजर टूरिज्म मोटिवेशन इज, तो पर्यटन के एक मुख्य प्रेरणा के रूप में क्या कार्य करता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, रिक्रिएशन एंड रिलैक्सेशन, मनोरंजन और विश्राम। तो जो भाई पर्यटन है, कोई भी पर्यटन घूमना आ रहा है तो उनके चाहिए भाई घूमना कोई आदमी आओ तो उनके चाहिए एक तो मनोरंजन होना चाहिए, इंटरटेनमेंट होना चाहिए को, और थोड़ा भाई रुकन फिरन के लिए घूमन फिरन के लिए जगह भी होनी चाहिए। भाई आयो तो कट्ठे ना कट्ठे तो विश्राम भी करेगो, तो विश्राम करने के लिए भी उकन के होनी चाहिए जगह होनी चाहिए। तो क्या होगा, रिक्रिएशन एंड रिलैक्सेशन की भी उसके पास जगह होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। पुश फैक्टर इन द टूरिज्म आर रिलेटेड टू, पर्यटन में पुश कारक किससे संबंधित होते हैं, तो पर्यटन में पुश कारक किससे संबंधित होते हैं, 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, इंटरनल नीड्स लाइक स्केप एंड रेस्ट। तो जो पर्यटन होगा बहुत ज़्यादा कद बढ़ेगो। अब भारत में कोई आदमी आयो वो बताए भाई साहब भारत का आदमी बहुत बढ़िया है ना,
भाई के कहीं यहाँ कोई भी आदमी आवे ना उसकी बहुत इज्जत करी ही, है ना, और उठे मतलब अगर कोई सुविधा नहीं हुआ तो लोग खुद सुविधा प्रदान करती हैं। तो इस भारत की एक पॉजिटिव इमेज भारत की तरफ जाए तो इस और ज़्यादा लोग आना चाहिए। समझ में आ गई? अँ भी नहीं समझ पाए। दो मंदिर नहीं थारा गाँव में, दुनिया मेला बने। एक गांव मोया को है जट्ठे भाई साहब थे, हर बार जाओ और हर बार लड़ाई हुआ है और सड़क भी कोई काम की को नहीं। और एक અહીંયા को वो है मेलो है जिम जाओ जनाया का तो शानदार तो व्यवस्था कर रखे, कोई लड़ाई लड़ाई की तो कोई बात ही को नहीं। शानदार मेलो भरे, गाड़ी गुड्डी जाने के एकदम बढ़िया पार्किंग की व्यवस्था। कौन सा मेला में जाओगा तो सेम टाइम पर रखो, 2 नंबर हम जाओगा ना, क्यों? व्यवस्था उठे बढ़िया है। तो यही चीज़ है जब आदमी पर्यटन पुश करनो मतलब पर्यटन बढ़ाओ देने के लिए कौन सा फैक्टर काम करिए, जब छुट्टी होगी विश्राम करने की जगह की चीज़ें हैं वो आराम से मिल सकें। पुल फैक्टर्स इन टूरिज्म इंक्लूड, पर्यटन में पुल फैक्टर किस चीज़ के शामिल होते हैं? गंतव्य की सुंदरता और गतिविधियां। बताए हो ना बताना क्या करेंगे कि भाई जठी थे पूछा मेला में गया उठे की गतिविधि गए की ही। दूसरी बात गंतव्य की सुंदरता मतलब पूछा जठे थे मेला में गया या फिर कोई भी जठे कुल्लू मनाली घूमने गया तो भाई सुंदरता है, पहाड़ा की सुंदरता है। राजस्थान में जैसलमेर में लोग जाए क्यों उठे जो सफारी वगैरह करना चाहिए। अब माउंट आबू लोग घूमने जाए जाओ ना महाराज झुन्ना कौन आ जाए घूमने, कोई नहीं आज का ना कोई भी आदमी। तो यही फर्क है, माउंट आबू है वो आके क्या सुंदरता बहुत अच्छी है। टूरिज्म डिमांड इंक्रीज वहन, पर्यटन की मांग कब बढ़ जाती है? पर्यटन की मांग कब बढ़ती है? जब आय और आवश्यक समय बढ़ता है। तो टूरिज्म की डिमांड कब बढ़े? जब मान लो कोई छुट्टी वगैरह चल रही, समझ आ गई, दीपावली वगैरह कोई भी मतलब है कि छुट्टी हो रही हूँ, गर्मियों की छुट्टी वगैरह हो जाती है उस समय, या फिर समय वगैरह बचा होता है तो लोग क्या करते हैं उसको घूमने के लिए बिता देते हैं। भाई संडे और सैटरडे नहीं तो मार्केट में सबसे ज़्यादा भीड़ रहे, क्यों? छुट्टी रहे लोगों की। विच इज़ नॉट ए टूरिज्म मोटिवेशन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यटन की प्रेरणा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? अवॉइडिंग पीपल्स, तो लोगों से बच के थोड़ी वो कदे पर्यटन कर सकता। तो आदमी को पर्यटन करने के लिए क्या करना पड़ता है? लोगों से तो मिलना जुलना होता ही है उसका। अगले वाले यूनिट नंबर 3 की बात करें अपन। पर्यटन के कारण स्थानीय वस्तुओं की मांग में वृद्धि किस प्रकार से प्रभावित करती है? तो पर्यटन की के कारण जो स्थानीय वस्तुओं की मांग की वृद्धि किस प्रकार करती है? इकोनॉमिक बेनिफिट, तो इससे क्या होता है आपको आर्थिक लाभ देखने को मिलता है। समझ में आ गया? तो लोकल प्रोडक्ट होती हैं, जैसे मान लो आप अब यहाँ पर गए, श्याम जी का जो मंदिर है यहाँ पर गए हैं आप, तो वहाँ पर भाई आसे पास की दुकान लगे नहीं, उनको देखो कितनी कमाई है, क्यों? क्योंकि जो लोकल प्रोडक्ट है वो की डिमांड है वो हमेशा बढ़ जावा है। पर्यटन के कारण भूमि की कीमतों में वृद्धि क्या दर्शाता है? किस चीज़ को दर्शाता है? आर्थिक दबाव को दर्शाता है। मतलब अब मान लो कोई भी श्याम जी को मंदिर तो पॉपुलर हो रहा है, कोई टाइम पर या मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलरिटी तो थी पर इतनी ज़्यादा को नहीं। जद की याद उठेगी जमीन की रेट देखो और आज की देखो रिंगस की रेट, फर्क आ रही है ना, कहीं आ रही है आप ही फर्क आनो भाई। लोग ज़्यादा आई तो क्या है उठे उद्योग ज़्यादा पनपेगा, उद्योग ज़्यादा पनपेगा तो लोग ज़्यादा रुपये लगाना चाहिए उठे, और ज़्यादा रुपये लगाना चाहिए तो भाई ज़मीन की रुपया की वैल्यू तो आप ही बढ़ जाएगी। तो यही है पर्यटन के कारण जो भूमि की कीमतों में वृद्धि किस चीज़ में होती है आपके सामने? इकोनॉमिक प्रेशर, आर्थिक रूप से दबाव बढ़ता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस कारण क्या हो जाता है उस भूमि की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। किस प्रकार के पर्यटन स्थानीय परंपराओं को जीवित रखने में सहायक होता है? विच टाइप ऑफ द टूरिज्म हेल्प टू प्रिजर्व द लोकल ट्रेडिशनल, तो कौन सा होता है आपके सामने? सही आंसर क्या होगा? सांस्कृतिक पर्यटन। कल्चर टूरिज्म होता है वो क्या करता है? अपनी जो स्थानीय जो परंपराएं होती है उनको जीवित रखने का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी है। जो सांस्कृतिक जो पर्यटन होता है वो आपको स्थानीय परंपराओं को जीवित रखने से संबंधित होता है। 19 नंबर प्रश्न की बात करें, पर्यटन के कारण किन संसाधनों का अत्यधिक दोहन देखने को मिलता है? विच रिसोर्सेज आर ओवर एक्सप्लॉइटेड ड्यू टू द टूरिज्म, तो कौन से वाला देखना पड़ता है? वाटर एंड एनर्जी। समझ में आ गया? मतलब जो आपका पानी और ऊर्जा है उसमें सबसे ज़्यादा खपत देखने को मिलती है। भाई एक बात सोचो, पहले तो थारका में 50 आदमी आया करता, फिर कोई मंदिर पॉपुलर हो 1000 आदमी आने लगा तो पानी की जरूरत तो पड़ेगी ना। संसाधना पे तो हालत संसाधना पे तो फर्क पड़ रही है ना। जमीनों का डोगा या कोई भी नहर वगैरह कठी से भी आएगी तो पानी की जरूरत पड़ेगी और लाइट वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी। तो ऊर्जा और जल है, ये 2 संसाधन मुख्य रूप से चाहिए होते हैं कोई भी जब पर्यटन है उसको स्थल को चलाने के लिए। अगले वाला प्रश्न है, पर्यटन में
पर्यटन से किस प्रकार की सांस्कृतिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। विच टाइप ऑफ द कल्चरल प्रोग्राम आर अराइजेज फ्रॉम द टूरिज्म। तो टूरिज्म से किस प्रकार की सांस्कृतिक समस्या उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सांस्कृतिक पहचान का ह्रास हो जाता है, लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी है वो देखने को मिलती है। मतलब अब क्यों हो, अब बाहर का लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब राजस्थान में कोई मंदिर है तो उठे हरियाणा का के लोग बस गया, यूपी बिहार का लोग बस गया, तो अपनी जो संस्कृति है वह क्या है धीरे धीरे खत्म होती चली जाए, उठे का लोग ही ज़्यादातर आपकी संस्कृति ने अपनाता चले जाएंगे। तो यही होता है, आपकी जो कल्चरल सांस्कृतिक पहचान है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है, बाहर के लोग जैसे जैसे आते चले जाते हैं, उससे बढ़ती भी है। लेकिन ये भाई एक नेगेटिव पॉइंट दिखाना तो एक नेगेटिव पॉइंट भी हो जाएगा। यहाँ नहीं समझ में आता मैं थन एक और उदाहरण बताऊंगा। एक मान लो जो मेला मेला है ना, जो एक मंदिर है थारा उठे मेलो पर है, उठे की कमेटी है ना, कमेटी बाकी एक रुपये तो स्थानीय है, लेकिन मान लो बाहर का आदमी ठेकेदार आके कोई ले लियो, जहाँ हो कोई करौली को और इली साइड को शेखवाटे को कोई आदमी लेके उठे ठेको ले लियो। अब वो तो क्या करे को सारा आपका है, आपका आदमी लगा रखा है, तो ये ठेके है नियम कायदा कहीं चलेगा भाई, ठेकेदार का हिसाबू चल नहीं सारा का सारा नियम, कमेटी का ठेकेदार के साबू, तो वो आपके साबू नियम चला रहे, तो थारी जो संस्कृति बात थोड़ी थोड़ी क्या होगी, कम होती चलेगी। ये उदाहरण से समझ लें। पर्यटन के कारण स्थानीय लोगों को क्या नुकसान हो जाता है। पर्यटन के कारण लोगों के जीवन की लागतों में वृद्धि, तो थाने भी बेरा है, पहले जो ज़मीन उठे 50,000 में मिल जाती है, अब कमों को में 3 लाख में कौन मिले, अगर ज़्यादा पॉपुलर हो जाए कोई मंदिर वगैरह, कोई जगह वगैरह या घूमने की जगह हो जाए, क्यों वहाँ पे लोग भी ज़्यादा बिजनेस वगैरह स्थापित करना चाहते हैं, चीज़ भी महंगी होनी शुरू हो जाए, क्यों पर्यटन महंगी मिलेंगी तो थाने भी महंगी मिलेंगी। तो यही हो जाता है, लोगों को किस चीज़ का नुकसान देखने को मिलता है भाई, 2 रुपये की कमाई हो तो 2 रुपये का नुकसान भी हुआ है, क्यों है जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ जाती है। पारिस्थितिक पर पर्यटन का कौन सा प्रभाव होता है, तो कौन सा होता है, व्हाट इज द वन इकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ टूरिज्म। तो क्या होता है आपके सामने, पारिस्थितिक तंत्र का क्षरण होता है, इकोसिस्टम है, जो आसपास का जो सारा का सारा सिस्टम है वो डिग्रेड होता दिखाई देता है। समझ में आ गया, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो सारा का सारा ह्रास खत्म होता हमें नजर आता है। 23 नंबर प्रश्न की बात करें, पर्यटन किस प्रकार की वैश्विक समझ को बढ़ाता है ना। टूरिज्म प्रमोट विच टाइप ऑफ ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, तो किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, इसका सही आंसर क्या होगा, कल्चरल टॉलरेंस है उसको बढ़ाता है, सांस्कृतिक सहिष्णुता है उसको बढ़ाता है। मतलब पर्यटन को क्या कार्य हुआ है, वो आपकी जो सांस्कृतिक जो हमारी पहचान थी उसको बढ़ाता है, मतलब अपने खुद की भी पढ़ाओ को, दूसरी बात बाहर का लोग आके रह रहे हैं तो इससे थोड़ा थोड़ा अपा भी उनकी भाषा सीख लिया, उनकी लैंग्वेज सीख लिया, उनके हिसाब से बात करने की चीज़ें सीख लिया। तो पहले अपना मान लियो कोई एक जाति कोई धर्म से अपना थोड़ी नफरत थी, लेकिन उठा का लोग अपना कर रिया अपने साथ बातचीत करी तो ते भी खुलगा कि यार आदमी तो बढ़िया है ये, तो क्या अपनी जो सांस्कृतिक जो सहिष्णुता है वह और भी निखर के आ जाए चीज़ से। अगले वाला पॉइंट है, कैरिंग कैपेसिटी शब्द का क्या अर्थ होता है पर्यटन में, है ना। व्हाट डज द कैरिंग कैपेसिटी मीन्स इन टूरिज्म, तो कैरिंग कैपेसिटी का अर्थ क्या होता है टूरिज्म में, इसका सही आंसर क्या होगा, पर्यावरण द्वारा झेले जाने वाली अधिकतम पर्यटकों की संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ द टूरिस्ट एन एनवायरमेंट कैन सस्टेन। तो कितना नंबर कैरिंग कैपेसिटी यही है कि कितना जो टूरिज्म है, कितना टूरिस्ट आ सके हैं कोई जगह ने, उनके कहे जा कैरिंग कैपेसिटी का नाम से जाने जाए। मतलब यहाँ समझ लियो एक थैला में ना थे, एक थैला में कितने सामान गाल्स को, उनके कहे जा कैरिंग कैपेसिटी कही जाना। तो यही चीज़ उठे, यही चीज़ कोई जगह के लिए भी या कोई भी पर्यटन स्थल के लिए भी लागू है। कैरिंग कैपेसिटी का अर्थ है कि उच्च जगह कितने लोग आ जा सकें, उन कैरिंग कैपेसिटी का नाम से जाने जा है। पर्यटन के किस प्रकार के प्रदूषण में वृद्धि होती है, तो पर्यटन से किस प्रकार के प्रदूषण में वृद्धि होती है, सही आंसर क्या होगा, ध्वनि और प्रकाश प्रदूषण में वृद्धि होती है। मतलब लोग आ रहे हैं, वाहन आ रहे हैं, साधन आ, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, और प्रकाश को प्रदूषण वायु प्रदूषण भी देखने मिल सका है, समझ में आ गई, और भी जो सोइल प्रदूषण भी देखने मिल सका है, क्यों कचरो वगैरह फेंक दी हैं लोग, तो प्रदूषण को कोई भी कारक हो वो इको सही आंसर देखने थाने मिला को, समझ आ गया। तो ऐसा प्रश्न की जगह प्रदूषण है वो भी सही आंसर हो सकता था। कौन सा पर्यटन मॉडल पर्यावरण की रक्षा और स्थानीय भागीदारियों को बढ़ावा देता है, विच टूरिज्म मॉडल प्रमोट्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस एंड लोकल पार्टिसिपेशन, तो कौन सा करता है इसमें से, सस्टेनेबल टूरिज्म होता है वो, क्यों, कौन सा टूरिज्म मॉडल है वो प्रमोट करता है आपको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को, लोकल पार्टिसिपेशन को, कैसे करता है, सतत विकास को, सतत पर्यटन को करता है। जैसे क्या होता है, पर्यावरण को भी
बढ़ावा मिले और आगे आने वाली जनरेशन भी उस चीज़ को देख सके। सतत विकास हो जाता है जो हमारा भी विकास हो जाए और आने वाली जनरेशन को भी इस चीज़ का फायदा मिले। क्यों? सारा विकास आप खुद को कर लें, आगे आने वाली जनरेशन के लिए अपन क्या देखेंगे। समझ में आ गए ना आपके समय। अब बताओ, कुल्लू मनाली में लोग किस लिए जाते हैं? बर्फ़ वगैरह देखने के लिए, पहाड़ों की खूबसूरती देखने के लिए। अपन ने इतना प्रदूषण फैला दिया, अब वहाँ पर पहाड़ों पर बर्फ़ गिरनी कम हो गई, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? समझ में आने वाली जनरेशन को कभी ये देखने को ही नहीं मिलेगा ये नज़ारा। जब पर्यटक स्थानीय लोगों को नीचा दिखाते हैं, ये किस प्रकार का भावना है? तो किस प्रकार की भावना है? सोशल तनाव, सामाजिक तनाव के नाम से इसको जाना जाता है। तो पर्यटकों को स्थानीय लोगों को नीचा दिखाना कहा जाता है। इसको क्या होगा फिर आपस में लोग हम लड़ाई झगड़ों तो दिखाई देने लग जाओगे। पर्यटन से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट मुख्यतः किससे आता है? तो पर्यटन से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट मुख्यतः कहाँ से आता है? इसका सही आंसर क्या होगा? पर्यटकों के प्लास्टिक और कचरे से। तो मतलब जो टूरिज्म से जो सॉलिड वेस्ट कठेसा हुआ है, जब लोग है वो प्लास्टिक और कचरों है वो क्या करें हैं, उन इकट्ठों करें हैं। समझ में आ गई? प्लास्टिक और जो गार्बेज होता है वो आ जाता है टूरिस्ट से, उसको क्या जाता है? उसको सॉलिड वेस्ट के नाम से जाना जाता है। पर्यटन किन लोगों के जीवन में सामाजिक बदलाव लाता है? टूरिज्म में ब्रिंग द सोशल चेंज इन द लाइफ ऑफ टूरिज्म। किका लोगों के जिंदगी में केक रैस बदलाव लेके आ, सामाजिक बदलाव लेके आ। इसका सही आंसर क्या होगा? लोकल कम्युनिटीज, जो आसपास में जो उठे लोग रहे ना, उनके जीवन में बदलाव देखने का मिला है कि को जो टूरिज्म का वजह से। तो इसको सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर को होने वाला है। 30 नंबर प्रश्न की बात करें, पर्यटन को टिकाऊ बनाने के लिए क्या करना चाहिए? व्हाट इज एसेंशियल टू मेक द टूरिज्म सस्टेनेबल। तो टूरिज्म ने सस्टेनेबल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अपना पर्यावरण की योजना और नियम है वह बनाना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? पर्यावरण को, पर्यटन को अगर सस्टेनेबल बनाना चाहते हो तो इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड रेगुलेशन है वो आपको देखने को मिलती है। अब बात करना 4 नंबर यूनिट की। सब ज़्यादा हार्ड है, काफ़ी बच्चा दिक्कत मारेगी। 4 नंबर यूनिट नहीं याद हो रही है सर जी। मोहित सर ही इतना दिन टेंशन लेने की जरूरत को नहीं, इतना दिन तो टेंशन लेने को नहीं, राज भी कौन लेने थी। अगले वाला क्या? 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान वित्तीय सहायता देती है? तो विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो कौन सी प्रोवाइड करती है? TFCI। तो TFCI ने टैक्सी से याद कर लो, है ना। TFCI ने टैक्सी से याद कर लो। या एक अया की ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगन के करे टूरिस्ट से संबंधित फाइनेंशियल हेल्प कराए। जय मान लो लोन लेके घूमने जा रहे हो कोई आदमी, कन पिस्सा को नहीं रुको भाई लो भी घूमने जा रहे हो, उनको मन कर को क्या भाभी घूम के आऊँगा, तो क्या कर लेंगा? TFCI कन जाओ, अप्लाई करो, पिस्सा लो और मजा मार के वापस आओ और फिर EMI चुकाता रहो। वह कौन सी है? TFCI संस्था। TFCI ने टैक्सी से याद कर लो। निम्नलिखित में से कौन सी भारत का घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देती है? तो कौन सी देती है? IRCTC है वो क्या करती है? भारत में जो घरेलू पर्यटन होता है उसको बढ़ावा देने का कार्य करती है। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। IRCTC है वो क्या करती है? आपको जो घरेलू पर्यटन होता है उसको बढ़ावा देने का कार्य करती है। रेलवे से संबंधित संस्था हुआ है या क्या करे? भारत के अंदर जितने भी जो पर्यटन स्थल उठे अपनी सेवा प्रदान करने को कार्य करे रेलवे के द्वारा, IRCTC। भारत सरकार का प्रमुख पर्यटन नियम कौन सा है? तो ITDC। तो भाई DC कौन है? DC और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपना घर को तो वो नहीं, वो तो सरकार को ही हुआ है ना पद। तो इन याद कर लियो ITDC। IT मतलब IT को तो याद कर लियो, लास्ट में DC दिखा उठे भारत सरकार टिके पर्यटन के लिए। समझ में आ गई? ये ट्रिक को याद कर लियो, ITDC। ITDC है वो कौन सी संस्था है? मुख्य पर्यटक संस्थाओं से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी उपक्रम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। तो कौन सा नहीं है? मेक माई ट्रिप। अब ते बताओ मेक माई ट्रिप की है? ये प्राइवेट संस्था ही तो है। प्राइवेट बस वगैरह या ट्रेन वगैरह की जो बस वगैरह की बुकिंग करने के लिए, ट्रेन वगैरह की, एरोप्लेन वगैरह की जो अपना टिकट बुक करने के लिए कौन सी करो? मेक माई ट्रिप से करो। बाकी ITDC, TFCI है ना, IRCTC, ये सारी संस्था कौन सी हैं? ये सारी की सारी सरकारी संस्थाएं हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरली प्रोवाइड द लोन फॉर द टूरिज्म रिलेटेड प्रोजेक्ट। तो पर्यटन में मुख्य रूप से ऋण देने का कार्य कौन सा करता है? तो TFCI पहले भी था याद कराए टैक्सी से। समझ में आगो ना, वही याद कर लिया।
आईटीडीसी किसके नियंत्रण में कार्य करता है? तो आईटीडीसी किसके डीसी के नियंत्रण में कार्य करे? तो एक बात बताओ, डीसी के भारत सरकार की संस्था है और पर्यटन से संबंधित है, तो कौन सा मंत्रालय के नीचे होगी? जो पर्यटन मंत्रालय के नीचे ही तो होगी ना। समझ में आ गया? थारा घर में एक बात सोचो, एक यहाँ को 3 घर में 3 टाबर है ना, एक टाबर थारा घर ना यहाँ को हज का सारा दिन लगी रखी कट्ठे घूमे आवा, वो यहाँ पग थली बढ़न लग जाए 15-20 दिन बाद में कट्ठे घूमे आ, तो उन्हीं बेरो होगा ना कट्ठे कौन सी जगह बढ़िया है, कौन सी बढ़िया कौन नहीं कट्ठे के करना है, तो उन समझ ले उन याद कर लियो वो आईटीडीसी संस्था है और वो कौन सा मंत्रालय के नीचे है? पर्यटन मंत्रालय के नीचे है वो भाई। आईआरसीटीसी किस प्रकार की ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है? तो आईआरसीटीसी का क्या कार्य होता है? थाने पे थे या तो मन बताने की जरूरत को नहीं, ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने के लिए अगर कोई आदमी ने यह चीज़ नहीं बेरो है तो फिर जिंदगी बहुत कुछ करना है, बहुत पीछे रह रहे होते। टीएफसीआई किस सेक्टर के लिए फंडिंग प्रदान करता है? टीएफसीआई किस सेक्टर के लिए फंडिंग प्रदान करता है? टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी के लिए। समझना, टूरिज्म भी प्रदान करता है और हॉस्पिटलिटी के लिए आपको फंडिंग प्रदान करने का कार्य करता है टीएफसीआई हो। मतलब क्या करोगा, लोग ही पर घूम फिर सकी ही और हॉस्पिटलिटी मतलब लोग के सेक्टर में फंडिंग भी मिला है। कौन सी संस्था भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देती है? विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट द इंटरनेशनल टूरिज्म इन इंडिया? तो कौन सी करती है? आईटीडीसी है। तो मैंने बताया था डीसी वाली संस्था वो सारा का सारा काम उसका क्या, पर्यटन बढ़ावा देने का कार्य है। आईटीडीसी के अंतर्गत कौन से होटल ब्रांड आते हैं? तो कौन से आते हैं? अशोका ग्रुप से वो क्या आते हैं उसके नीचे आपको देखने को मिलते हैं। ये था आपका पर्यटन से संबंधित पर्सन टूरिज्म वाला पेपर। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद।